रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन से क्या चीज़ समझ आती है? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? सर किस रेट पर रिएक्शन हो रहा है? अच्छा, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीड। ठीक है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, ये बताएं, रेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? यानी आपने फिजिक्स में पढ़ा है आगे पीछे, रेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जहाँ पे रेट आता है वो किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा होता है? टाइम टेक्स सिंपल सा। हाँ जी, टाइम को देख रहे थे। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर मैं जनरली अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन है। अ, ये नहीं कि कितनी स्पीड से या कितना स्लो हो रहा है कितना। एक जनरल इसकी इक्वेशन भी कह लें या इसकी डेफिनेशन है, वो किसी को पता है? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? जी, वो आइडिया आपको है रेट ऑफ रिएक्शन? यही होगा, हाउ फास्ट मतलब रिएक्शन। अच्छा, इसको देखें जरा कि ना हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली दैट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर टाइम। दिस इज रेट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, कि कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की, वो हमारा रेट कहलाता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इस तरह कर लें या तो ओवर टाइम, कि हमारा अगर एक रिएक्टेंट है और वो चेंज हो रहा है, तो उसका हम चेंज इन डिफरेंस देखेंगे कंसंट्रेशन का टाइम के साथ। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जी इसका, इस रिएक्शन का ये रेट है। और इसके यूनिट्स क्या बनने चाहिए आपके ख्याल में? यूनिट्स? मोल पर मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक पर टाइम इसे। जी, टाइम आपका सेकंड में है, अगर, और कंसंट्रेशन आपको पता है डेट इज इन मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन हम पढ़ी है मोल्स में भी हर जगह। तो इसके यूनिट्स बनते हैं रेट के। रेट्स के यूनिट आपको याद होने चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। और इसके यूनिट्स होते हैं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है? ये आ जाती है कभी, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट का पूछे तो सिर्फ रेट, व्हाट इज रेट। तो कंसंट्रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, डेल्टा है ना, बेसिकली चेंज है, डेट इज डेल्टा ओवर टाइम। ये आपके पास आ गया है रेट, और इसके यूनिट्स आ जाते हैं। तो ये पहली बात है। हमने ये रेट है कि आप, अगर हम जनरली आसान अल्फाज में, जैसे आपने कहा है कि कितना, हाउ फास्ट या हाउ स्लो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज बेसिकली रेट। बिल्कुल ठीक है कि कब रिएक्शन फास्ट होता है कब स्लो होता है, वो हमारा रेट बता रहा होता है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये आपको डेफिनेशन है और इसके यूनिट्स आपने याद करने लाजमी। इसके बाद हमारे पास जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है ना, हम उस पर डायरेक्ट आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बाकी थ्योरी है। वो ये है कि जो फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं, वो हमने स्टडी करने हैं, और उनके ग्राफ्स हैं, वो हम देखेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। जी बेटा, आपके ख्याल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को डिस्टर्ब करते हैं? सर टेम्परेचर। सही है।
टेम्परेचर हो गया। मेटल है, प्रेशर टेम्परेचर। और और दूसरा क्या? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। प्रेशर, प्रेशर। ये गैसेस के लिए होता है। और कंसंट्रेशन मुझे आ रही थी। सरफेस कंसंट्रेशन। सरफेस एरिया। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं, जिनका इफेक्ट आता है आपके रिएक्शन के रेट के ऊपर, यानी कि इनको चेंज करके आपका रिएक्शन रेट फास्ट हो सकता है या आपका रिएक्शन स्लो हो सकता है। इन पे डिपेंडेंट होता है सारा। ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे और इनका इफेक्ट देखेंगे। ये मेन हमारा जो मेन इस चैप्टर का कंसर्न है। बाद में जो इसका काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से साथ इनका रिलेशन दिया हुआ है, वो हमने पढ़ लिया हुआ है चैप्टर 1 में। हम एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वही काइनेटिक एनर्जी वाली सारी थ्योरी है, उसी तरह सारा कुछ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के स्टार्ट से अगर हम देख रहे हैं, तो हमने इनको इनके पैरामीटर्स जो से ये फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन, और फिर इनकी ग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आसान से शुरू कर लेते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट टाइम के साथ भी आता है, वो हम बाद में देखते हैं। हम चले सरफेस एरिया देख लेते हैं कि सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। इसको समझाने के लिए आपके पास बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें थ्योरी बताई हुई है उसने ना काफ़ी। हम ये किस तरह करते हैं बेसिकली कि आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। होता यह है कि हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। एटीपी में पूछा जाता है कि आप कोई भी चीज़ बताएं कि जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर। जैसे अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करता हूँ, मुझे बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी के साथ एसिड के साथ करवा लें, या चलें एसिड के साथ करवा लेते हैं, HCl। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हम इसके ना प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा इसके? एसिड प्लस विद मेटल कार्बोनेट। सर मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, बनेगा, ओ वाटर बनेगा, मैग्नीशियम कार्बन क्लोराइड। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। एसिड विद कार्बोनेट्स, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा ठीक है। ये हमने रिएक्शन कर लिया, बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा बाद में। अब हमने इसमें जो चीज़ देखनी है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास इसमें गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब मैंने इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो मैं कौन सा ऐसे फैक्टर देख सकता हूँ कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये जिससे मैं फाइंड आउट कर सकूं। वो कौन सा फैक्टर है जिससे मैं इस रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकूं, मुझे ये बताएं। या आप मुझे बताएं कोई कोई ऐसा वो बता दें, कोई पैरामीटर बता दें, या कोई इसमें ये बता दें कि कौन सा ऑपरेटर्स यूज कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ मुझे बताएं जिससे मैं इस रिएक्शन का रेट निकाल सकूं। बताएं किस तरह निकाल सकता हूँ। The amount of carbon dioxide produced. जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे 2-3 तरीके हैं इसके निकालने के। हम इजी वे में चलते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे बताएं, किस तरह मैं कैलकुलेट करूंगा। कार्बन एक डाइऑक्साइड गैस जितना। सिरिंज अटैच करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। कि मैं क्या करूं कि मैं ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है लेट्स सपोज, और मैंने अगर ये कॉनिकल फ्लास्क में करवाया,
तो मैं इसके साथ गैस रेंज लगा के ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं गैस का। तो मेरे पास रेट निकल सकता है, जितना तेज आपका रिएक्शन होगा उतनी जल्दी ज़्यादा वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस होगा, उतना ही हम कहेंगे रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये पहली बात होगी। और बेटा मैं किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक और बता दें। कोई और आपके जहन में आती है बात? सर कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो गया। हाँ ना, एक तो पैरामीटर बता दिया ना, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लें। वॉल्यूम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना रेट स्लो हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम जितना गैस ज़्यादा बनेगा उतना रेट फास्ट होगा ना। कोई और पैरामीटर आपके जहन में आता है कि जिसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकें कि गैस ज़्यादा प्रोड्यूस, और गैस को छोड़े मतलब रेट ज़्यादा है या कम है? कोई और चीज़ आपके जहन में आती है? सर इसमें कलर चेंज होगा। नहीं। जी, बाकी कोई बताएं, क्या मैं कर सकता हूँ, जल्दी बताएं। लाइक प्रोड्यूस होने से पता चल जाएगा। इससे दोबारा? वाटर। नहीं नहीं, देखें, दूसरा पैरामीटर या दूसरा फैक्टर कह लें या दूसरा वेरिएबल कह लें, वो है आपके पास जो मैं कैलकुलेट, ये आपको एटीपी के साथ साथ मैं करवा रहा हूँ ना, कि एटीपी में भी एक क्वेश्चन आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम प्रोड्यूस कैसे हो रहा है या ये चीज़ें आती हैं। तो आपने ज़रा इन चीज़ों के, इनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं साथ साथ ही। एटीपी में ये लास्ट क्वेश्चन 4 आता है ये से रिलेटेड। देखिए, दूसरा मैं किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसका रेट स्लो है या फास्ट है, वो मैं लॉस इन मैथ से निकाल सकता हूँ। लॉस इन मैथ की समझ आ रही है आपको आपको? नहीं, मैथ सेम नहीं रहना चाहिए, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के अकॉर्डिंग। हाँ, वही तो देखें। जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, रिएक्शन स्टार्ट होता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने तो स्केप करना है ना, समझ आ रही है? यस। तो मेरे पास मैथ डिक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता। होगा। तो उसके मैथ को के डिक्रीज होने से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। यस सर। तो मैं उससे भी तो निकाल सकता हूँ। यानी कि लेट्स सपोज मैंने ऊपर बंग नहीं लगाई, मैंने उसको, गैस को स्केप होने दिया। मैंने नीचे वेट बैलेंस रखा, इस पे कोई वैल्यू आ रही थी, और इसके ऊपर मैंने कोई भी बीकर, लेट्स सपोज इसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो गैस है, वो निकलेगी, स्केप होगी। तो आप पहले इनिशियल मास लेंगे, इनिशियल मास, और जैसे से कार्बन डाइऑक्साइड स्केप होती रहेगी आप मास फाइंड आउट करते रहेंगे। तो जितना ज्यादा मास डिक्रीज होगा, लॉस इन मास होगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। जितना कम होगा मास डिक्रीज, देर से होगा, तो उतना रिएक्शन आपका स्लो होगा। ये बात क्लियर है? यस। यस सर। तो ये भी पे तो पर वेरिएबल है हमारे पास। एक लॉस इन मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फैक्टर से निकाल सकते हैं। दूसरा ये वॉल्यूम को हम, वो गैस है, गैस के लिए दोनों, दोनों गैस के लिए, एक में मैं गैस कलेक्ट कर रहा हूँ, एक में मैं गैस को एस्केप होने दे रहा हूँ, उसका मैस नीचे रिएक्टेंट्स का मैस का लॉस निकाल रहा हूँ। दोनों केस में मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो ये दोनों आपने याद रखना है। ये इस तरह आप, इस तरह एटीपी में क्वेश्चन आता है, तो आप कोई भी मेथड से करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। वॉल्यूम से कर लें, रेट निकाल लें, या लॉस इन मैथ से देख लें। तो ये हमारे पास आ गया लॉस इन मैथ या
वॉल्यूम को कैलकुलेट करके। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इससे रेट ऑफ रिएक्शन। अब होता यह है कि मैंने फिर एक ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी वॉल्यूम भी ले सकते हैं, टाइम के साथ रेट है तो टाइम आएगा आपके पास, सेकंड, मिनट्स कोई भी आ सकता है यूनिट। और यहाँ पे आप वॉल्यूम भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, या आप लॉस इन मैस भी ले सकते हैं। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं ग्राम में। वॉल्यूम लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी वैल्यू। ये आपके पास कर्व आ गई एक, ठीक है, ये आपके पास आ गया एक कर्व आ गई जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को शो करवा रही है। अच्छा, इसके भी हम डिफरेंट रीजन्स को स्टडी करते हैं कि कौन सा रीजन क्या शो करता है, कर्व की इंपॉर्टेंट है जो वो पूछा भी जाता है। उससे पहले हम एक और काम करते हैं। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि हम सरफेस एरिया को स्टडी करें ना बेसिकली, मैंने क्या किया कि मैंने ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो लिया था, ये पहले मैंने बड़े पार्टिकल्स लिए थे, यानी कि लार्जर लम्प्स थे, ठीक है, बड़े लम्प्स जो होते हैं। फिर मैंने इसको क्या किया, मैं इसको क्रश किया मैग्नीशियम कार्बोनेट को, और इसको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले गया। अब जब मैंने इसे पाउडर फॉर्म में लेके गया तब मैंने इसका रिएक्शन करवाया। तो आपके ख्याल में जब मैं इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट को पाउडर फॉर्म में ले जाऊं या स्मॉलर लम्प में ले जाऊं, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा? बढ़े। बढ़ेगा सर। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो आपके ख्याल में सरफेस एरिया बढ़ने से क्या अफेक्ट आना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन? सर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो कर्व कैसी आनी चाहिए आपके ख्याल में? सर सीधी लाइन बनेगी। ऊपर की सीधी तरफ? मतलब टेढ़ी लाइन। या अच्छा, देखें, बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने इसको ना एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या बताएंगे कि विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और ये तो आपने बता दिया है, आपको एक मार्क मिल जाएगा। उसकी रीज़न क्या होगी, जब आप उसे पाउडर फॉर्म में लेके जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? सरफेस एरिया। सर मोल पार्टिकल्स के साथ लाइक वो खुले हो जाते हैं ना, तो वो रिएक्ट ज्यादा जल्दी कर सकता है फिर। एक्सपोजर बढ़ जाता है। जी जी, एक्सपोज सरफेस बढ़ जाती है। तो हमारा रिएक्शन रेट बेसिकली, जो रिएक्शन है वो कोलिजन्स पे डिपेंड करता है ना। तो जितना एक्सपोज सरफेस एरिया होगा, जितना एक्सपोज एरिया होगा, उतनी कोलिजन्स बढ़ेंगी, कोलिजन्स बढ़ेंगी उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है? या ये वही है यस सर। आपका जो हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी, तो उसके साथ हम साथ साथ चीज़ों को रिलेट करते जाएंगे। तो ये आपने लिखना है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एक्सपोज एरिया increases, number of collisions increases, therefore rate of reaction increases। पहले तो ये कहानी आप लिखेंगे अगर वो सरफेस एरिया का पूछ लेते हैं आपसे, एक्सपोज एरिया बढ़ रहा है, कोलिजन्स बढ़ेंगी, तो वही हमें पता है कि कोलिजन्स होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जितनी ज़्यादा कोलिजन उतना रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। ये आप लिख लेंगे कोलिजन्स के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। फिर अ, हम क्या करते हैं कि हम इसमें कर्व ड्रॉ करते हैं।
अब हम जो इसमें कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरे पास लार्जर लम्ब की है, लार्जर लम्ब हैविंग स्मॉल सरफेस एरिया। अब मैं इसके साथ ही यहाँ कर्व बनाता हूँ, वो कर्व बनेगी इस तरह की। अच्छा ये याद रखना, ये थोड़ी गलत हो गई है, इसका एंड पॉइंट सेम होना है दोनों का, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। कर्व आपने जब भी बनानी है, इनका एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। एक मिनट, दोबारा बना लेते हैं इसको। जिस तरह की कर्व बनेगी, थोड़ी सी उसके साथ वाली जिस तरह है उस तरह इसकी करनी है, और एंड पॉइंट सेम रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये अब आपके पास जो कर्व है लार्जर लम्ब्स की है, और ये आपके पास स्मॉलर लम्ब्स या पाउडर फॉर्म में जो है, ठीक है, स्मॉलर लम्ब्स लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व आएंगे। बेटा एक कर्व समझ आ गई है यस सर। यस सर। कि दैट विल बी मोर स्टीपर। जितनी स्टीपर कर्व होगी उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये लॉस इन मैथ से भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम लेके भी आप कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर से आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया। अब हमने जो इस पे मेन चीज है ना, वो हमने, ये तो आपने कर्व ड्रॉ कर ली, वो आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि वो कहेगा ये लार्जर लंब की है, इस ग्रिड के ऊपर ही या इस प्लॉट के ऊपर ही एक ऐसी लाइन बताएं जहां पे अगर हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो आपने बनानी होगी। तो आप अपनी अंदाजे से कर्व स्टार्ट करेंगे यहाँ से, उसके साथ से, और एंड पॉइंट आपने सेम रखना है, ये याद रखना है, ऊपर नहीं ले जाना, एंड पे से जोड़ना है पहली कर्व के साथ, बिकॉज आपके पास जो एट दी एंड है वो सेम ही है। रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाता है लेकिन एंड प्रोडक्ट्स वही आती हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब हम यहाँ पे कुछ इसके कर्व के पोर्शंस हैं वो देख लेते हैं। एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, और एक ये पोर्शन है। ये मतलब ये दोनों के लिए अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास ये पोर्शन है, ये वो अक्सर पूछ लेता है कि ये पोर्शन बताइए क्या शो कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, अच्छा मैं यहाँ पे पहले लेबल कर देता हूँ। ये मैं ए पोर्शन कह देता हूँ, ये दैट इज बी पोर्शन है, दैट इज सी पोर्शन, कर्व्स के तीन पोर्शन हैं। ए पोर्शन पे बताएं, जहाँ, अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ऐसे पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे जब ड्यूरिंग अ रिएक्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे आपका रेट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो ए पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। रेट मैक्सिमम स्टार्ट पे वो पूछता है कि किस पोर्शन पे लेबल करें जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे रिएक्टेंट्स दोनों मौजूद होते हैं, वहाँ पे आपका स्टीपनेस ज़्यादा होती है कि कर्व स्टीपर है, स्टीपनेस, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, स्टार्ट में रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम के साथ आप फास्टर भी लिख सकते हैं कि रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होता है, स्टार्ट में, ठीक है। फिर जैसे जैसे कर्व ऊपर मूव कर रही है, ये जो रीजन है बी वाला, यहाँ पे आपका रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है। यहाँ पे ये कर्व जो सी है, ये आपको बेंड होती नजर आ रही है। यहाँ पे आप कहते हैं कि इस रीजन में आपका जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो रहा है।
और ये जहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल कर्व हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, यहाँ पे आपका रिएक्शन एंड हो जाता है। तो ये 3 रीजन्स वो आपसे अक्सर पूछता है, इन 3 रीजन्स को एक्सप्लेन करें। तो बेटा क्लियर है बेटा कर्व ये? यस सर। यस। इसमें सारे बाकी जितने भी है सरफेस एरिया, बाकी जो कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें कर्व सारों के लिए सेम इस तरह ही बनती हैं। और यही रीजन्स होते हैं। शुरू में आपके पास रिएक्शन फास्ट होता है, फिर स्लो डाउन होता है और एंड पे स्टॉप हो जाता है। तो ये हमने इसको यहीं पे डिस्कस कर लिए। बाकी सारों के लिए हम सिर्फ कर्व्स ड्रॉ करके आगे मूव करते जाएंगे। ये जो स्टीपनेस किस चीज़ को शो करता है, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होता है, यहाँ पे रिएक्शन तेज हो रहा है, वो स्टीपर कर्व होती है। जहाँ पे बेंड होना शुरू हो जाती है कर्व, वहाँ पे वो रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो रहा है। और जहाँ पे आपके पास ये पोर्शन आता है, यहाँ पे रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। तो ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का पहला फैक्टर, जिसमें हमने सरफेस एरिया को डिस्कस किया है। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, और डिफरेंट कलेक्शन मेथड्स, गैस फिलिंग से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के जरिए, या लॉस इन मास, दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने उसके ग्राफ को ड्रॉ किया और उसकी रीज़न। बेटा क्लियर है ये? यस सर। यस सर।